हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सभी भावी मास्टर और सभी भावी मास्टरनियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पर। डेली शाम 7 बजे मनोविज्ञान के बेहतरीन प्रश्नों के साथ में साथियों विज्ञान सहित प्रत्येक प्रश्न को पढ़ रहे हैं, ताकि किसी भी विद्यार्थी का मनोविज्ञान का कोई क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर हमारे पुराने विद्यार्थी हो तो क्लास को जो है वो एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। जो पहला प्रश्न है ये कह रहा साथियों, व्यवहार के कारण। क्वेश्चन को समझिए। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है ये सीखना कहलाता है। यानी कि व्यवहार के कारण व्यवहार के अंदर होने वाला परिवर्तन जो है ये सीखना, लर्निंग, यानी कि अधिगम कहलाता है। ठीक है, अधिगम को लेकर के ये कथन जो है ये किसके द्वारा कहा गया है, या फिर अधिगम की ये परिभाषा जो है ये किसके द्वारा दी गई है साथियों? व्यवहार के कारण। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार के अंदर होने वाला जो परिवर्तन है ये सीखना है, यानी कि अधिगम है। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है इसको हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, ये अधिगम की परिभाषा जो है ये किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, जेपी हिलगार्ड के द्वारा, वुडवर्ड के द्वारा, थॉर्नडाइक ने, या फिर स्किनर ने। बताओ भाई, इन चारों में से साथियों, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो है उसको हम सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। बिल्कुल, जिन मास्टर और जिन मास्टरनियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। परिभाषा किसकी है? परिभाषा है जेपी गिलफोर्ड की। ठीक है, देखो मैंने आपको इस प्रकार से याद करवाया था कि जिस प्रकार से, यानी कि किसी भी परिभाषा के अंदर जब दो बार ये व्यवहार शब्द आएगा, दो बार जो है ये साथियों व्यवहार शब्द आएगा, उस समय तीसरी बार जो है वो किसको आना पड़ेगा? तीसरी बार जो है वो इस गिलफोर्ड को आना पड़ेगा। इस प्रकार से मैंने आपको याद कराया था कि जिस परिभाषा के अंदर आपको दो बार ये व्यवहार शब्द देखने को मिले साथियों, जहां पर भी आपको दो बार ये व्यवहार शब्द देखने को मिले वहां पे जो परिभाषा है वो किसकी है? गिलफोर्ड की। यानी कि जहां पर भी दो बार व्यवहार शब्द आएगा वहां पर तीसरी बार जो है वो गिलफोर्ड को आना पड़ेगा साथियों। जहां पर भी दो बार व्यवहार शब्द आ गया वहां पे तीसरी बार जो है वो गिलफोर्ड को आना पड़ेगा, यानी कि परिभाषा हो जाएगी गिलफोर्ड की। ठीक है साथियों, थोड़ा मैं जो है वो धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आज मुझे जो है फीवर है थोड़ा, इस कारण से। देखिए, वुडवर्थ वुडवर्थ कहना है कि ये जो अधिगम है साथियों, सीखना जो है ये विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, विकास की, सीखना जो है ये साथियों विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, ये किसने कहा था? सीखना जो है साथियों, लर्निंग जो है, अधिगम जो है ये साथियों विकास की प्रक्रिया किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ के द्वारा। ठीक है, सीखना जो है ये साथियों विकास की प्रक्रिया किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। देखो साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 देखिए। चौथा ऑप्शन है कि स्किनर। देखिए साथियों, स्किनर, स से स्किनर और स से सामंजस्य। साथियों, स से स्किनर और स से सामंजस्य। ठीक है, यानी कि व्यवहार के अंदर साथियों, व्यवहार के अंदर उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। व्यवहार के अंदर उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया जो है वो क्या है? अधिगम है। सीखना है। तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी? स्किनर की। यानी कि स से स्किनर और स से सामंजस्य। इस प्रकार से मैंने आपको याद करवाया था कि जिस परिभाषा के अंदर आपको, जिस परिभाषा के अंदर ये सामंजस्य शब्द देखने को मिले वह परिभाषा किसकी है? वह परिभाषा है स्किनर की। स से सामंजस्य और स से स्किनर, यानी कि स्किनर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे दो बार व्यवहार शब्द, तीसरी बार आ गई गिलफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए, जिन मास्टर और जिन मास्टरनियों का है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है साथियों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम नियमों में शामिल नहीं है? देखो साथियों, अगर हम अधिगम के नियमों की बात करें, ठीक है, अगर हम अधिगम के नियमों की बात करें, रूल्स ऑफ लर्निंग की बात करें, तो अधिगम के जो नियम है इसके प्रतिपादक, अधिगम के नियमों के प्रतिपादक जो है वो कौन है? प्रतिपादक जो है वो है थॉर्नडाइक। ठीक है, अधिगम के नियमों के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने तीन जो है वो दिए थे मुख्य नियम, तीन साथियों मुख्य नियम दिए, और 5 जो हैं वो गौण नियम दिए। ये पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। 5 जो हैं वो गौण नियम दिए। ठीक है, यानी कि रूल्स ऑफ लर्निंग के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 दिए हैं मुख्य नियम साथियों, 3 जो हैं वो मुख्य नियम दिए। ठीक है, यानी कि मेजर रूल्स, और 5 जो हैं वो गौण नियम दिए। तो इनमें से कौन सा नियम जो है वो शामिल नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, अभ्यास का नियम। बिल्कुल, यहाँ पे अभ्यास का जो नियम है ये कहता है कि आप अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं आती है, माना कि आपको मनोविज्ञान के प्रश्न जो है वो याद नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर आप बार बार प्रश्नों को
पढ़ने का यानी कि याद करने का अभ्यास करेंगे तो आराम से जो है वो याद हो जाएंगे। ये कहता है अभ्यास का नियम। यानी कि किसी भी काम को लेकर के अगर आप बार बार प्रयास करते हैं तो उस काम को करना सीख जाते हैं। ये कहता है अभ्यास का नियम। ठीक है, इनके अभ्यास के नियम में जो महत्वपूर्ण है वो अभ्यास ही है। ठीक है, उसके बाद में प्रभाव का नियम। बिल्कुल, प्रभाव का नियम एक शब्द ध्यान रखना, प्रभाव का जहाँ पे नियम आएगा वहाँ पे एक शब्द आएगा संतुष्टि। ठीक है भाई, अगर किसी भी काम को करने के बाद में अगर हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो हम उस काम को करना सीख जाते हैं। ये कहता है अपने प्रभाव का नियम। तो प्रभाव के नियम में साथियों जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, प्रभाव के नियम में महत्वपूर्ण है संतुष्टि। यानी कि किसी भी काम को करने के बाद में अगर हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो हम उस काम को करना सीख जाते हैं। ये कहता है अपना कौन सा, प्रभाव का नियम। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे इस तत्परता के नियम की। ठीक है, तत्परता का जो नियम है ये साथियों कहता है कि अगर हम किसी भी काम को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हैं तो उस काम को करना हम सीख जाते हैं। ये कहता है तत्परता का नियम। यानी कि तत्परता के नियम में जो उदाहरण हम पढ़ रहे हैं कि घोड़े को, ठीक है, घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको जो है वो पानी पिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कहता है तत्परता का नियम। तो यहाँ पे कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये कर्तव्य निष्ठा का जो नियम है इस प्रकार का कोई नियम जो है वो थॉर्नडाइक ने नहीं दिया। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम याद रखना, एक तो अभ्यास का नियम, ठीक है, एक प्रभाव का नियम और तीसरा जो है वो है अपना तत्परता का नियम। तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सत्य हो जाएगा कर्तव्य निष्ठा का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। यानी कि ट्रायल और एरर थ्योरी। साथियों ट्रायल और एरर थ्योरी इसके प्रतिपादक कौन है, पावलोव है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है या फिर हल है। देखो साथियों अगर हम बात करें यहाँ पे CL हल की, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे CL हल की तो CL हल ने दिया है प्रबलंद का सिद्धांत। ठीक है, प्रबलंद का सिद्धांत आपसे पूछें तो करना है CL हल। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण मानते हैं किसको, आवश्यकता को। अगर किसी भी काम को करने में अगर अपने आवश्यकता की पूर्ति होती है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रबलंद का सिद्धांत है साथियों इसमें इस आवश्यकता को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, प्रतिपादक पूछें तो कर देना CL हल। ठीक है, उसके बाद में थॉर्नडाइक का है या फिर स्किनर का है एक IP पावलोव ने दिया है क्रिया प्रसूता अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको जो है वो साथियों कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, इसको जो है वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए साथियों पावलोव का सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर इसको कहेंगे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर इसको कहते हैं कंडीशनल थ्योरी। तो आपका IP पावलोव हो गया। प्रयोग किस पे कहता है IP पावलोव ने, प्रयोग अपने किया था कुत्ते के ऊपर। साथियों IP पावलोव ने जिस जानवर के ऊपर प्रयोग किया था वो था कुत्ता। उसके बाद में देखो स्किनर, BF स्किनर दिया था क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत। BF स्किनर क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, क्रिया प्रसूता अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, क्रिया प्रसूता अनुबंधन का जो सिद्धांत है साथियों इसके प्रतिपादक हैं स्किनर। BF स्किनर एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे ज़्यादा पुनर्बलंद को महत्वपूर्ण माना। ये क्वेश्चन जो है वो आपका पिछली बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने पुनर्बलंद यानी कि रीफोर्समेंट को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, री इन्फोर्समेंट को, तो ये माना है किसने, स्किनर के द्वारा। तो स्किनर का सिद्धांत कौन सा है, क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, और पावलोव का कौन सा है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। और यहाँ पे पूछा है प्रयास और त्रुटि का यानी कि ट्रायल और एरर थ्योरी, तो इसके प्रतिपादक हो जाएगी थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर B जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रयोग किस पे किया था, तो प्रयोग किया गया था बिल्ली के ऊपर। प्रयोग जो है वो बिल्ली पर किया। किसको महत्वपूर्ण माना है, अभ्यास को और प्रयास को। ठीक है, अभ्यास या फिर प्रयास को जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है इस थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा ये भी याद रखें कि IP पावलोव का सिद्धांत कौन सा है, प्रयोग किस पे किया, स्किनर का कौन सा है, ठीक है, प्रयोग किस पे किया, हल का कौन सा है, प्रबलंद का सिद्धांत महत्वपूर्ण किसको मानते हैं, आवश्यकता को जो है वो महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि
स्वयं करके सीखना ये किस सिद्धांत के मूल उद्देश्य है, यानी कि स्वयं जो है वो करके सीखना ये साथियों किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का, क्रियाशीलता का, या फिर रुचि का सिद्धांत। साथियों स्वयं करके सीखना ये क्रियाशीलता का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आपका सही होगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, स्वयं करके सीखना यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि स्वयं करके सीखना क्रियाशीलता का मूल उद्देश्य है। यह सिद्धांत विद्यार्थियों के वास्तविक अवलोकन को जो है वो प्रोत्साहित करता है। साथियों स्वयं करके सीखना ये क्रियाशीलता का एक मूल उद्देश्य है। ठीक है, स्वयं करके सीखना क्रियाशीलता का मूल उद्देश्य है और ये विद्यार्थियों में स्वयं करके सीखना और वास्तविक अवलोकन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा कि निम्न में से कौन सा एक अधिगम के नियम से संबंधित नहीं है। तो ये शायद हो गया था अपना, कौन सा जो है वो अधिगम के नियम से संबंधित नहीं है। ठीक है, बहुबुद्धि का नियम, कार्यशीलता का नियम, अभ्यास का नियम, रटने का नियम, कौन सा यहाँ से कौन सा जो है वो संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा अभ्यास का नियम। ठीक है, अभ्यास का नियम और प्रयास का अभ्यास का नियम, इसको प्रयास का नियम भी कहते हैं, और तत्परता का, और जिसके अंदर संतुष्टि की प्राप्ति होती है वो कौन सा हो जाएगा, जिसके अंदर संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। चलिए प्रतिपादक पूछे तो करना है थॉर्नडाइक। ठीक है, 3 मुख्य नियम है और 5 जो है वो अपने गौण नियम है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कहना कि सृजनशीलता, ठीक है, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया। सबसे पहले देखते हैं सृजनशीलता का साथियों मतलब क्या होता है। ठीक है, सृजनशीलता का मतलब हो गया क्रिएटिविटी, यानी कि किसी भी सामग्री से कोई वस्तु जो है तैयार करना। भाई अगर हमें एक लकड़ी किसी कारीगर को जो है वो एक लकड़ी दी जाए तो उससे वो क्या करता है, उससे वो जो एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर सकता है। इसको हम सृजनशीलता कहेंगे। ठीक है, सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी। तो सृजनशीलता मौलिक परिमाणों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ठीक है, ये कथन किसका है, क्रो एंड करो का है, जेम्स डेवर का है, रोस का है, या फिर स्कीनर का है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा देना। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन है साथियों क्रो एंड क्रो का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही होगा। सृजनशीलता जो है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया है। ठीक है, ये कथन हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके रीट L2 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर है, ठीक है, उनको एक बार अच्छे से व्याख्या से जो है वो देख के जाना। आपको उनमें से ही मनोविज्ञान के जो प्रश्न है वो आपको उन पेपर के में से ही मिल जाएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट होकर या तो वही क्वेश्चन वापस पूछेगा या फिर उसके आसपास का कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा। चलिए देखो अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता इनकी क्रिएटिविटी में कौन सी विशेषता जो है वो शामिल है। देखो साथियों सृजनात्मकता इनकी क्रिएटिविटी, ठीक है, नई चीज़ों का निर्माण करना और अपनी ओर से करना, इनकी इसके अंदर क्या है, चिंतन है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो अभिप्रेरणा है। ठीक है, चिंतन है, अभिप्रेरणा है, आत्म अभिप्रेरणा है। इनकी इस प्रकार से खुद की ओर से एक नई चीज़ों का निर्माण करना, उसको हम बोलते हैं सृजनशीलता। ठीक है, तो इसमें देखो आत्मानुभूति ये बिल्कुल होती है, अभिप्रेरणा होती है, आत्मा विभक्ति ये भी होती है। तो सभी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। यानी कि सृजनात्मकता क्रिएटिविटी के अंदर कौन सी विशेषता जो है वो शामिल है। तो आत्मानुभूति होती है, बिल्कुल होती है, आत्म प्रेरणा होती है, बिल्कुल होती है, आत्मा विभक्ति ये भी होती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त सभी। देखो साथियों सृजनशीलता सीधा सा मतलब है कि क्रिएटिविटी, यानी कि अपनी ओर से कुछ नया करना। भाई अपनी ओर से कुछ जो है वो क्या करना, नया करना, उसको हम बोलते हैं सृजनशीलता। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, चौथा सही होगा। आत्मानुभूति, आत्म प्रेरणा और आत्म अभिव्यक्ति ये सभी जो है वो सृजनशीलता की यानी कि सृजनात्मकता की एक विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला जो क्वेश्चन है ये कहना कि सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो क्रिएटिविटी की एक विशेषता जो है वो नहीं है। ऑप्शन ए देखिए रूपांतरण की योग्यता, ये बिल्कुल है। रूपांतरण का मतलब होगा कि चेंज करना। जैसे भाई मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है वो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि लकड़ी से क्या बनाना, लकड़ी से जो है वो मूर्ति का निर्माण करना। ठीक है, लकड़ी से जो है वो मूर्ति का निर्माण करना या फिर किसी पत्थर से मूर्ति का निर्माण करना, तो ये हो गया रूपांतरण की योग्यता। यानी कि चीज़ों को क्या करना, अपनी समझ के आधार पर अपनी क्रिएटिविटी करके एक चीज़ से नई वस्तु को बनाना। ठीक है, किसी नई वस्तु को बनाना, उसको हम बोलते हैं सृजनशीलता। तो रूपांतरण की योग्यता ये बिल्कुल होती है। ऑप्शन बी कह रहा कि किसी परिस्थिति में
प्रति विशेष सामयिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करना। ठीक है, किसी परिस्थिति के अंदर सामयिक प्रतिक्रिया का मतलब है सामयिक उत्पन्न करना। ठीक है, तो सामयिक उत्पन्न करना ये साथियों क्रिएटिविटी सृजनात्मकता नहीं होती है। ठीक है भाई, सामयिकों को उत्पन्न करना ये जो है वो अपनी क्या है, ये सृजनात्मकता नहीं होती है, ये सृजनात्मकता की क्रिएटिविटी की एक विशेषता जो है वो नहीं है। उसके बाद में ऑप्शन 3 कह रहा कि किसी शब्द अथवा अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता, ये बिल्कुल सही है। जैसे हम जो है पहले, जैसे अभी मैथ के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ को पढ़ रहे हैं, टीचर जो हमें फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है, टीचर जो है वो हमें फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी क्लास के अंदर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर इस क्वेश्चन को जो है वो इस दूसरी विधि से भी जो है वो किया जा सकता है, यानी कि पुनर्परिभाषित करना, उस अवधारणा को क्या करना, उस अवधारणा को पुनर्परिभाषित करना, यानी कि अपनी ओर से एक नया फॉर्मूला बना करके टीचर के सामने पेश करना, ये एक क्रिएटिविटी का साथियों उदाहरण है। ठीक है, ये जो है वो अपना क्या है, क्रिएटिविटी का भाई उदाहरण है। ठीक है, किसी फॉर्मूला अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने की योग्यता। ठीक है, उसके बाद में केंद्राभिमुख उत्पादन की योग्यता, ये भी एक क्रिएटिविटी की विशेषता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो है वो क्रिएटिविटी को लेकर के सही नहीं है, क्योंकि किसी परिस्थिति के प्रति विशेष सामयिक प्रतिक्रिया ये साथियों क्रिएटिविटी के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जिन विद्यार्थियों का है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जो है वो लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है साथियों ये कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, यानी कि एक शिक्षिका जैसे कि आप, ठीक है, एक शिक्षिका यानी कि कक्षा के अंदर जो है वो क्या हो, आप जो है वो शिक्षिका हो, तो आप जो है वो अपनी कक्षा के अंदर सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित जो है वो कर सकती हैं। ऑप्शन ए देखिए, विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन बी, अपचारी चिंतन के ऊपर बल देना, अभिचारी चिंतन को हतोत्साहित करके, या फिर अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि अपनी कक्षा के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी विद्यार्थियों को जो है वो किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं क्रिएटिविटी को लेकर के। तो जोखिम और चुनौतियाँ ये बिल्कुल भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को ये नहीं कहे कि आप जो है वो कोई यहाँ से कूद जाए या फिर ये कर लें या फिर वो कर लें। इस प्रकार की क्रिएटिविटी यानी कि इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं, इस प्रकार की जो गतिविधियाँ साथियों ये क्रिएटिविटी के अंतर्गत नहीं आती। तो यहाँ पे जोखिम और चुनौतियाँ ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपचारी चिंतन नहीं होगा, अभिचारी चिंतन ये भी नहीं होगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को जो है वो प्रोत्साहित करके, ये बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, यानी कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को जो है वो प्रोत्साहित करके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही होगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके। साथियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों को क्या करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, यानी कि अनेक प्रकार के परिप्रेक्ष्य उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न साथियों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिएटिविटी का तत्व जो है वो नहीं है। देखो क्रिएटिविटी के अंदर कई प्रकार के तत्व जो है होते हैं। ठीक है, तो उसमें से इन चारों में से अपने बताना कि कौन सा नहीं है। ठीक है, प्रवाह, ये प्रवाह बिल्कुल होता है, मौलिकता होगी, मौलिकता, ठीक है, रचनात्मकता होती है, ठीक है, इसके अलावा चिंतन होता है, ठीक है, चिंतन हो गया, इसके अलावा अभिप्रेरणा होती है, ठीक है, अभिप्रेरणा जो है ये होती है, विस्तारण जो है वो होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस अभिचारी चिंतन की, तो साथियों अभिचारी चिंतन जो है ये सृजनात्मक क्या है, सृजनात्मकता का एक तत्व जो है वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभिचारी चिंतन जो है ये साथियों सृजनात्मकता एक तत्व जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे सही होगा, अभिचारी चिंतन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सृजनात्मकता, देखो साथियों क्रिएटिविटी में निम्न में से कौन सी योग्यता अथवा शील गुण जो है वो सम्मिलित नहीं होते हैं। देखिए क्रिएटिविटी के अंदर कौन सी योग्यता और कौन से शील गुण जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, नवीनीयता या फिर लचीलापन ये बिल्कुल होता है। नवीनीयता का मतलब है नई चीज़ों का निर्माण करना। भाई नवनीयता का मतलब क्या होता है, नवनीयता का मतलब हो गया नई चीज़ों का निर्माण करना, और लचीलापन तो होता ही है। ठीक है, मौलिकता और रचनात्मकता ये बिल्कुल होती है। ठीक है, विस्तारीकरण या फिर सही उत्तर देना। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा इन चारों में से, कि सृजनात्मकता में निम्न में से कौन सी योग्यता अथवा शील गुण जो है वो शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सही उत्तर देना, ये कोई क्रिएटिविटी नहीं है। ठीक है, एकदम से देखो मैंने आपको जैसे क्वेश्चन पूछता टीचर कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। ठीक है, तो स्टूडेंट कहते हैं चेतक।
ठीक है। चेतक जो ये क्या चीज़ें, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ रटी रटाई चीज़ें, यानी कि चेतक जो है वो उनको रटाया गया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। तो इसमें विद्यार्थियों की तरफ से, साथियों विद्यार्थियों की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिएटिविटी नहीं हुई है। विद्यार्थियों की तरफ से यहाँ पर पे किस प्रकार की कोई समझ की सृजनशीलता जो है वो व्यक्त नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ रटाई रटी चीज़ों को बताना, ये कहते हैं हमें प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है, जो भी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं वो सृजनात्मकता जो है वो नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब हो गया अपनी ओर से कुछ नया करना। ठीक है, चलिए जैसे ऐसा पूछते हैं ना कि भारत की विदेश नीति पर कुछ बताइए। ठीक है, भारत की विदेश नीति के ऊपर, साथियों भारत की विदेश नीति के ऊपर कुछ बताइए, और विद्यार्थी अगर उसके ऊपर जो है वो 4 लाइन बोलते हैं तो वो हो गया क्रिएटिविटी। ठीक है, उसमें क्या करता है, उसमें जो है वो विद्यार्थी अपने विवेक का और चिंतन का प्रयोग करके जो है बताता है कि ये है और ये है। ठीक है, इस प्रकार से तो सही उत्तर देना ये आपकी क्रिएटिविटी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का एक तत्व जो है वो नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को लेकर के आपके रीड के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से देखते हुए जाएं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिएटिविटी का कौन सा तत्व जो है वो नहीं है। यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा तत्व जो है वो क्रिएटिविटी का नहीं है। सामंजस्य, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना, समस्याएं न सुलझाना, स्थिति से परे जाने की योग्यता। देखो यहाँ पे सामंजस्य ये बिल्कुल क्रिएटिविटी है। ठीक है, सामंजस्य स्थापित करना बिल्कुल ये क्रिएटिविटी है। ठीक है, कौन सा तत्व जो है वो नहीं है। दूसरों के विचारों में परिवर्तन ये भी क्रिएटिविटी है। ठीक है, कोई कहता है कि आप जो है ये नहीं कर सकते, लेकिन जब आपने कर दिखाया तो उनके क्या हो गए, उनके विचार जो है वो परिवर्तन हो गए, यानी कि दूसरों के विचारों में क्या करना, परिवर्तन करना। ठीक है, दूसरों के विचारों में क्या करना, परिवर्तन लाना, ये क्या है, ये भी क्रिएटिविटी का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में समस्याएं न सुलझाना। देखो क्रिएटिविटी के अंदर आती है समस्याओं को सुलझाना। क्रिएटिविटी जो है ये साथियों समस्याओं को सुलझाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो है वो यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि समस्याएं न सुलझाना नहीं, समस्याएं जो है वो सुलझाना, समस्याएं जो क्या करना, समस्याओं को सुलझाना। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, स्थिति से परे जाने की योग्यता, स्थिति जो है उससे परे जाने की योग्यता, ये भी सृजनात्मकता की एक विशेषता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही होगा, समस्याएं न सुलझाना। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से पढ़ा जाए तो। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा कि सृजनशीलता क्रिएटिविटी के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। ठीक है, कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, या फिर यहाँ पे पुरस्कार प्रेरित। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ये आपके रीट L1 2012 के अंदर साथियों पूछा गया प्रश्न। साथियों ये आपके रीट L1 2012 के अंदर पूछा गया प्रश्न। प्रश्न कह रहा कि सृजनशीलता के पोषण के लिए, ठीक है, क्रिएटिविटी का पोषण करने के लिए एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को क्या रखना चाहिए। तो साथियों हमेशा जो है वो हमेशा जो है वो कार्य केंद्रित रखना चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा, कार्य केंद्रित, हमेशा जो है वो कार्य केंद्रित रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, कार्य केंद्रित। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे सृजनशीलता जो है ये सृजनशीलता एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें नए विचार, उपाय या अवधारणा का जन्म होता है। सृजनशीलता में मौलिकता का होना आवश्यक है। ठीक है, सृजनशीलता के विकास हेतु एक शिक्षक को कार्य केंद्रित होना जो है वो आवश्यक है। एक शिक्षक को जो है वो कार्य केंद्रित जो है वो होना क्या है, आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही था, वहाँ पे कार्य केंद्रित होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये क्वेश्चन आपका इतने सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया, उसके साथ में आपकी रीट 2022 के अंदर भी पूछा गया प्रश्न। साथियों ये भी आपके रीट 2022 के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न कह रहा कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। सृजनात्मकता का यानी कि क्रिएटिविटी का सीधा संबंध जो है किससे है, अभिचारी चिंतन से है, औपचारिक से है, अनुकरण से और मॉडलिंग से। ये क्वेश्चन जो है वो 2025 के अंदर या तो L1 के अंदर या फिर L2 के अंदर, दोनों में से एक के अंदर जो है वो जरूर छपेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से जो है वो किससे संबंधित होती है। तो ये होती है किससे, ये होती है औपचारी चिंतन से। ठीक है, सृजनात्मकता का सीधा संबंध जो है वो क्या है, औपचारी चिंतन से। देखो साथियों औपचारी चिंतन और अभिचारी चिंतन होता क्या है। ठीक है, यानी कि ये 2 प्रक्रिया है, एक तो होता है अभिचारी चिंतन और एक होता है औपचारी चिंतन। देखो औपचारी चिंतन का मतलब होगा जिस बालक के अंदर ये औपचारी चिंतन जो है वो अधिक होता है, इनकी ज़्यादा होता है, उसके अंदर उतनी ही सृजनात्मकता की शक्ति पाई जाती है। उसके अंदर सृजनात्मकता जो है वो क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है जिसके अंदर ये औपचारी चिंतन जो है वो ज़्यादा होता है। औपचारी चिंतन का सीधा संबंध किससे, सृजनात्मकता से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस बात करूँ इस अभिचारी चिंतन की, तो इसका समझ जो है वो किससे, इसका समझ जो है वो साथियों बुद्धि से है। यानी कि ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं, जो बालक ज़्यादा
प्रतिभाशाली होते हैं उनके अंदर जो है वो अभिचारी चिंतन जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर देखो, एक तो हो गया अभिचारी, जिसके अंदर क्या होता है कि बुद्धि की जो इनके आईक्यू लेवल जो होता है वो तेज होता है, ठीक है, जिसके अंदर बुद्धि अधिक होती है। लेकिन कई बार छात्र होते हैं कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कुछ वस्तुओं को लेकर के कुछ ना कुछ बढ़ाते रहते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के अंदर इतने होशियार नहीं होते, लेकिन वो कुछ वस्तुओं को लेकर के कुछ नई वस्तुओं का निर्माण करते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उनके अंदर जो है वो अपचारी चिंतन है साथियों, उनके अंदर अपचारी चिंतन है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किताबों को पढ़ना, प्रतिभाशाली बनना, ये क्या है, ये अभिचारी चिंतन का उदाहरण है, ठीक है। दोनों के अंदर जो है वो यहाँ पे अपचारी चिंतन और अभिचारी चिंतन, लेकिन क्रिएटिविटी का जो सीधा संबंध है वो अपचारी चिंतन से है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, अपचारी चिंतन। अगला प्रश्न देखिए, ये इसकी व्याख्या होगी, देखिए अगला देखिए क्वेश्चन। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की ओर ले जाता है? सामयिक चिंतन, अभिचारी चिंतन, अपचारी, या फिर ये अहमवादी चिंतन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, यहाँ पे हो जाएगा अपचारी चिंतन। तो अपचारी चिंतन जो होता है इसका सीधा संबंध हमसे किससे होता है, इसका सीधा संबंध जो है हमेशा क्रिएटिविटी से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, अपचारी चिंतन। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये आपके थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा है, ठीक है, 2023 के अंदर, जो 2023 के अंदर पेपर हुआ था मुख्य परीक्षा, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न कह रहा कि किसी समस्या के मूल और अलग अलग समाधानों के साथ आने की क्षमता की प्राथमिक विशेषता क्या है? ठीक है, तो प्राथमिक विशेषता है सृजनशील बालक। कहने का मतलब ये होगा कि किसी समस्या की मूल और अलग अलग समाधानों के साथ, कहने का मतलब हो गया कि भाई एक तो हो गया फॉर्मूला, एक तो हो गया सूत्र, ठीक है, लेकिन इस सूत्र के अलावा किसी सूत्र का निर्माण करना, इस सूत्र के अलावा जो है वो किसी नए सूत्र का निर्माण करके उससे क्या करना, उससे जो है वो प्रक्रिया सॉल्व करना, यानी कि उससे जो है वो समस्या का क्या करना, समाधान करना। जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है, समझिए ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50/2 इंटू कर देता हूँ 100, ठीक है। अब देखिए कुछ बालक इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस 50 को इस 100 से गुणा करेंगे, उसके बाद उसके क्या करेंगे, उसके अंदर 2 का भाग देंगे, ठीक है। पहले 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में उसको जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी सीधे 2 एकम 2 को काट देंगे, इसको काट देंगे 50 पर, और फिर 50 और 50 को गुणा करके सीधा जो है वो संख्या निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से यानी कि ये क्रिएटिविटी होती है। अलग अलग देखो, किसी समस्या एक ही है, समस्या क्या है, मूल है एक ही है, लेकिन समाधान जो है वो अलग अलग तरीके से करना, ठीक है। तो ये सृजनशील बालकों की पहचान है। तो इसमें आएगा सृजनात्मकता, यानी कि सृजनशील बालक। तो ऑप्शन नंबर है आपका 2 जो है वो यहाँ पे सही होगा, सृजनात्मकता बालक। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, ये दर्शाता है कि वो बालक क्या है, वो बालक जो है वो सृजनशील है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा यहाँ पे, यानी कि एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग दर्शाता है, तो उसके अंदर सृजनशीलता यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, सृजनशीलता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों के कलात्मक वस्तु बनाता है, ठीक है, ये क्या दर्शाता? तो ये भी सृजनशीलता को ही दर्शाएगा, यानी कि नई चीज़ों का निर्माण करना। जहाँ पर भी साथियों नई चीज़ों का निर्माण होता है वो हमेशा क्या कहलाती है, वो हमेशा क्रिएटिविटी जो है वो कहलाती है, यानी कि सृजनात्मकता कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, ये संकेत है उसकी किसका, ये भी उसकी सृजनशीलता का ही क्या है, संकेत है। यानी कि असंभव प्रतीत होने वाली कल्पनाएं करता है, वो कहता है कि इस चीज़ से मैं उच्च वस्तु को बना सकता हूँ, ठीक है, इस वस्तु से मैं एक नई वस्तु का निर्माण कर सकता हूँ। यानी कि ये होते हैं क्या, ये होती है क्या, ये सारी होगी क्या, अपनी असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो जो है वो बना के दिखा देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सृजनशीलता, यानी कि क्रिएटिविटी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ये आपके रीट L2 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न। साथियों प्रश्न कह रहा है कि सृजनशील बालक का गुण क्या है, ठीक है, किस प्रकार से पहचान करेंगे कि इस बालक के अंदर सृजनशीलता का गुण जो है वो पाया जाता है, ठीक है। समायोजनशील बिल्कुल, सौंदर्यात्मक विकास ठीक है, विनोद प्रवृत्ति ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। यानी कि ये सभी जो है वो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी के गुण होते हैं, ठीक है। समायोजन हो गया, सौंदर्यात्मक हो गया, विकास और विनोद प्रवृत्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि
सृजनात्मकता के विकास का प्रतिपादन जो है ये किसके द्वारा किया गया? कितना अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूँ सभी विद्यार्थी जो है वो आंसर कमेंट करके बताएंगे कि सृजनशीलता जो है वो सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया? गिलफोर्ड ने, गार्डनर ने, या फिर जे गार्डनर ने, या फिर वाइगोस्की ने। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन है क्या। आगे क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपके होगा कौन सा? इस क्वेश्चन का यानी कि सृजनशीलता। साथियों, सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान है, ये अपने सिद्धांत किसका? ये है जे गार्डन का। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे से होगा जे गार्डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन शायद, हाँ जी। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि क्रिएटिविटी की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? यानी कि केवल सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा वह सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो केवल उन गुणों को अंकित करता है? इन चारों में से कौन सा विकल्प जो है वो उसको अंकित करता है? तो इसके अंदर ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे, पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण और सूझ, या फिर विस्तार, समानता, सूझ, या फिर निरंतरता, मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण, विस्तार, या फिर निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। तो ऑप्शन में आपके डी यहाँ पे सही होगा, निरंतरता, लोचनीयता और मौलिकता, विस्तार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे से होगा, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। चलिए अगला क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और ये है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पल की क्रिएटिविटी क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? ठीक है, खेल, भाषण, कहानी लेखन, या फिर सृजनात्मक गतिविधियां। तो इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।